नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स में। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें फोर्थ एडजस्टमेंट तक हमने कैलकुलेशन किया है। आज फोर्थ कैलकुलेशन जो है हमने किया है, आज फिफ्थ नंबर के कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सेकेंड पार्ट भी आप ध्यान से देखना, अगर हो सके तो नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर अपने साथ जो रखेंगे आप, अगर साथ में ये सम कैलकुलेट करेंगे तो ये सम जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ कैपिटल रिडक्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देख लेते हैं। बी डिबेंचर होल्डर अपनी एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, राजा लिमिटेड। उसके लिए वो फैक्ट्री एट मुंबई यानी कि कंपनी की एक जो असेट्स है फैक्ट्री एट मुंबई, उसको 3 लाख रुपीज़ में यानी कि 3 लाख रुपीज़ में ले जा रहे हैं। यहाँ पे एक खास ध्यान आपको देना पड़ेगा कि टोटल जो बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फैक्ट्री एट मुंबई की वैल्यू दी गई है उसके साथ हमको ये 3 लाख रुपीज़ कंपेयर करने हैं, तभी पता चलेगा कि फैक्ट्री एट मुंबई की जितनी वैल्यू थी उसमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 3 लाख में ले जा रहे हैं इसलिए कि कंपनी को लॉस हुआ। जैसे कि हमने ए डिबेंचर में किया था, ए डिबेंचर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जा रहे थे तो उसमें हमको प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे भी हमको चेक करना पड़ेगा टोटल जो फैक्ट्री एट मुंबई की प्राइस है वो और ये 3 लाख रुपीज़, ये दोनों हमको कंपेयर करने हैं, वो देखना है प्रॉफिट है या लॉस। उसके सेटिस्फेक्शन में उसके सेटिस्फेक्शन में बी डिबेंचर होल्डर क्या दे रहे हैं, नेसेसरी अपने डिबेंचर जो है वो सरेंडर कर देंगे, यानी कि वो डिबेंचर हमको पे नहीं करने पड़ेंगे, उतने डिबेंचर कम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ न्यू ये जो राजा कंपनी है उसके 3000 शेयर्स भी देंगे 40 रुपीज़ के प्राइस में, 40 रुपीज़ पेड अवे इसलिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो लॉस ऑन फैक्ट्री टेकन ओवर, ओके, क्यों लॉस हो गया, क्योंकि बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गई है फैक्ट्री एट मुंबई की वो है 4 लाख रुपीज़। वो 4 लाख रुपीज़ की जो फैक्ट्री एट मुंबई है वो डिबेंचर होल्डर कितने में ले जा रहे हैं, 3 लाख रुपीज़ में ले जा रहे हैं। तो हमको 1 लाख रुपीज़ का जो है वो लॉस होगा। सो बुक वैल्यू इज़ 4 लाख, टेकन ओवर प्राइस जो है वो 3 लाख की है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ लॉस। ये लॉस आप कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद प्राइस ऑफ फैक्ट्री रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी एंड सरेंडर फॉर रिमेनिंग अमाउंट। ओके, डिबेंचर जो है वो सरेंडर करेंगे, सरेंडर ऑफ डिबेंचर फॉर रिमेनिंग अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितनी अमाउंट लेनी है, 3 लाख रुपीज़। ओके, 3 लाख रुपीज़ में ले जा रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ फैक्ट्री 3 लाख रुपीज़ में ले जा रहे हैं, उसमें से शेयर ऑफ राजा कंपनी रिसीव्ड, कितने के शेयर रिसीव्ड होंगे, 3000 शेयर है, 40 उसकी प्राइस है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 40 तो 1,20,000 के शेयर रिसीव्ड हो गए। तो अभी भी हमको कितनी अमाउंट लेनी बाकी है, 1,80,000। ओके, सो अमाउंट ऑफ डिबेंचर सरेंडर वो क्या हो जाएंगे, 1,80,000। ओके, कितने हो जाएंगे, 180। ओके, सो 3 लाख जो है वो बी डिबेंचर होल्डर को पे करने थे, किसको, ये अपनी जो अभी ओल्ड राज कंपनी है उसको 3 लाख रुपीज़ कैसे पे कर रहे हैं, एक तो वो न्यू कंपनी राजा लिमिटेड के शेयर दे रहे हैं। ओके, उस कंपनी का इस कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो बी डिबेंचर होल्डर अपने आप से ही अलग ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो न्यू कंपनी जो स्टार्ट करेंगे बी डिबेंचर होल्डर, उसके शेयर दिए हैं 120 के, लेकिन तो भी ये जो 120 के शेयर देंगे तब भी हमको 180 यानी कि 1,80,000 जो है वो लेने हैं। वो कैसे देंगे, अपने जो डिबेंचर है वो सरेंडर करके, यानी कि बी डिबेंचर होल्डर की जो टोटल बैलेंस शीट में अमाउंट दी गई है उसमें से आप 1,80,000 माइनस कर दोगे, क्योंकि अब वो शेयर जो है वो सरेंडर हो गए, हमको वो बी डिबेंचर होल्डर को रीपे नहीं करने पड़ेंगे। क्लियर, तो उतने जो अमाउंट है वो हम बी डिबेंचर होल्डर्स में से 1,80,000 माइनस कर देंगे। और ये जो 1,20,000 है वो कहाँ आएंगे, वो न्यू बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करें तो असेट साइड इन्वेस्टमेंट में आएंगे। ओके, असेट्स जो वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें असेट्स का जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में आएंगे 1,20,000। राज कंपनी का इन्वेस्टमेंट किस में, राजा कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, ऐसे वो आएंगे। क्लियर, उसके बाद एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टू सेल अ पीस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट सच अ प्राइस, चार्जिंग 25% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू इज टू मेंटेन द वर्किंग कैपिटल
ऑफ द कंपनी दैट इज अ क्लोजिंग कैश बैलेंस 31,400। यहाँ पे आपको जो हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, बस वही आपको प्रिपेयर करना है। अगर कैश अकाउंट प्रिपेयर ना करना हो तो आप कैश अकाउंट जैसा एक 2 कॉलम वाला कोई भी जो है सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना रहना चाहिए, 31,400। ओके, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिया गया होगा, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मिल गए हमको। ओके, ड्यूरिंग दिस एडजस्टमेंट्स, जिस एडजस्टमेंट्स में आपको कैश पे करना पड़ रहा है, जिस एडजस्टमेंट में आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है, वो सारी एंट्री हम देंगे। क्लियर? एंट्रीज देने के बाद हम टोटल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस क्या है। जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, लैंड एंड बिलिंग का सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि हम सेल करेंगे। आप सोचो, लैंड एंड बिलिंग हमने सेल की तो कैश तो रिसीव्ड हुआ होगा, तो कैश रिसीव्ड साइड हमको डिफरेंस मिलेगा। जो डिफरेंस मिला वो उसकी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से हमको दो जो है पार्ट हमको करने पड़ेंगे। एक तो सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड होगा, प्रॉफिट, और दूसरा बुक वैल्यू। ओके, सो बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमको मिले तो उसके दो पार्ट आपको करने पड़ेंगे, एक तो प्रॉफिट और एक बुक वैल्यू। ऐसे तरीके से ये कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिलिंग सोल्ड। उसके लिए आप ये जो कैलकुलेशन है वो देख सकते हैं, कैश रिसीव्ड और कैश पेड। अगर आप बोले कि सर हमको प्रॉपर कैश अकाउंट ही प्रिपेयर करना है तो भी आप कर सकते हो, उसमें भी ऐसा ही रहेगा। डेबिट साइड क्या आएगा, कैश रिसीव्ड, और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, कैश पेड। तो यहाँ पे भी ऐसा ही मैंने किया, डेबिट साइड लिखा नहीं है कैश अकाउंट और वो सब, सिर्फ ऐसा लिखा है कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। अगर आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है तो भी कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो अब कौन सी एंट्रीज जो है वो देख लेते हैं, कौन सी एंट्रीज जो आती है वो देख लेते हैं। कैश रिसीव्ड साइड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखना है। यह कहाँ पे दिया गया है, ओल्ड बैलेंस शीट में। कितना है, 55,000। ओके, कैश एंड बैंक अकाउंट शायद दिया गया है। ओके, और सिर्फ कैश ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है। ओपनिंग बैलेंस है 55, तो ये तो ओल्ड बैलेंस शीट में से मैंने ले लिया। और कैश पेड साइड हम देखें तो सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको कहा गया था कि डैमेज क्लेम जो है वो कंपनी पे कर रही है थर्ड पार्टी को, जिसकी अमाउंट है 40,000। जो डैमेज क्लेम हमने कैश में पे किया, ओके, उसकी अमाउंट 40,000 हम लिखेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी आपने पे किया। ओके, आपको अगर ऐसा लगेगा सर फंड तो कंपनी के पास ऑलरेडी 20,000 का था, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो बैलेंस शीट में तो दिया गया है, लेकिन जब आप पे कर रहे हो 13,000, एक्चुअल में जब आपको क्लेम वर्कमैन के पास से मिला और आपने पे किया, तो पे करने के समय तो आपको उतना कैश देना पड़ा होगा, इसलिए 13,000 आपका कैश जो है वो जाएगा। इसलिए कैश पेड साइड हम वो भी लिखेंगे, वर्कमैन्स क्लेम पेड 13,000 का था। डिबेंचर इंटरेस्ट भी आप कैश में पे कर रहे हो 6,000 का। प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी आप 9,600 का पे कर रहे हो। ओके, इतनी अमाउंट जो है वो आप कैश में पे कर रहे हो। उसके साथ साथ क्लोजिंग कैश बैलेंस भी हमको कितनी रखनी है, 31,400। क्लियर? इसके अलावा कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें कैश रिसीव्ड और पे हो रहा हो, तो फिर हम जो कैश पेड साइड है उसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। वो 1 लाख आप कैश रिसीव्ड साइड लिखेंगे टोटल में। ओके, और ओपनिंग बैलेंस के 55,000 जो है वो माइनस करेंगे, तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 45,000, जो है लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 45,000। इस तरीके से आपको ये अमाउंट जो है फाइंड आउट करनी है। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जितना कैश रिसीव्ड हुआ वो कैश रिसीव साइड लिखेंगे, जितना पे हुआ वो कैश पेड साइड लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जो ऑलरेडी एडजस्टमेंट में दी गई है। कैश पेड साइड यानी कि अगर आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, वो टोटल आप डेबिट साइड लिखोगे। यहाँ पे हमने कैश रिसीव्ड साइड लिखा, फिर कैश रिसीव्ड साइड जितनी अमाउंट है टोटल वो आप माइनस करोगे। यहाँ पे 55,000 एक ही थी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो हमने माइनस की तो 45,000 का डिफरेंस आया। वो डिफरेंस क्या है, लैंड एंड बिलिंग यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस। अब ये 45,000 में से हमको फाइंड आउट करना है बुक वैल्यू कितनी है और प्रॉफिट कितना है। तो उसमें कहा गया है कि 25% प्रॉफिट जो है वो ले रहे हैं बुक वैल्यू पे। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जिस पे आपको दिया गया हो परसेंटेज, आपको कहा गया हो कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को 100 सपोज करो, प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, तो आपको बुक वैल्यू को 100 जो है वो सपोज करना पड़ेगा।
तो ये एक प्रिंसिपल भी आप याद रखें, जिस पे आपको परसेंटेज दिए गए हैं प्रॉफिट के, उसको क्या सपोज करना है 100। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। सपोज बुक वैल्यू इज 100, 25% प्रॉफिट है, तो 100 के 25% करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ओके, सो प्रॉफिट इज 25%, उसको हम ऐड करेंगे 25। सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 100 प्लस 25 125। क्लियर। अब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ऐसे आप जो है वो लिख सकते हो, हमारे पास दोनों है, सेलिंग प्राइस भी है और प्रॉफिट भी। प्रॉफिट कैसे, ये जो हमने सपोज किया है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, सो सेलिंग प्राइस अभी हमारे पास है 1,25,000, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारे पास है 125। क्लियर। एंड प्रॉफिट कितना है 25, जो भी ऊपर हमने सपोज किया है। यहाँ पे आप बुक वैल्यू भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 125 एंड 100। अगर आप प्रॉफिट लिखते हो तो आप लिखोगे 125 एंड 25, कुछ भी आप लिख सकते हो, अमाउंट सेम ही मिलेगी। अमाउंट यानी कि अगर बुक वैल्यू सपोज करें तो बुक वैल्यू की अमाउंट मिलेगी, प्रॉफिट की वैल्यू सपोज करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट लिख रहे हो अभी 25, तो प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे अगर आप बुक वैल्यू लिखते 100 तो आपको पहले बुक वैल्यू मिल जाती। ओके, तो कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस 125, प्रॉफिट 25। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट की है फुल, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट की है 45,000, तब प्रॉफिट कितना रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 45,000 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 125। समझ में आया, 45,000 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 125, तो वो अमाउंट कितनी आ जाएगी 9,000। यानी कि प्रॉफिट जो है 45,000 में से प्रॉफिट कितना है 9,000। तो रिमेनिंग जो 36,000 है वो क्या है, वो है बुक वैल्यू। अगर आप यहाँ पे बुक वैल्यू लिखते 125 सेलिंग प्राइस, 100 बुक वैल्यू, 45,000 अगर सेलिंग प्राइस है तो बुक वैल्यू कितनी, अगर आप ऐसा करते तो आपको 36,000 मिलते। तो 45 में से 36,000 जो है वो बुक वैल्यू है, तो प्रॉफिट कितना आएगा 9,000। ऐसे तो हमने पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, तो अभी बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अभी जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया वो दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बुक वैल्यू वहाँ पे रख के 20 प्रॉफिट की जगह बुक वैल्यू आप रखोगे तो आप डायरेक्ट बुक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे माइनस करके भी आप बुक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। सेलिंग प्राइस है 45,000, प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट किया है 9,000, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी है 36,000। तो मुझे पता चल गया कि जैसी जितनी मैंने लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड की है उसमें से 36,000 उसकी बुक वैल्यू है, 9,000 उसका प्रॉफिट है। क्लियर। उसके बाद एक एडजस्टमेंट ऐसा भी था कि रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको आपको अप्रिशिएट करना है 25% से। ओके, तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा टोटल लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितनी दी गई है 1 लाख की। 1 लाख में से आप जो सोल्ड कर रहे हो उसकी बुक वैल्यू, प्लीज़ 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 कभी भी आप असेट्स में से माइनस करो तो उसकी सेलिंग प्राइस माइनस मत करना, बुक वैल्यू ही माइनस करना। तो यहाँ पे जो सोल्ड की गई है इन ब्रैकेट आप जब भी सम कैलकुलेट करो तो इन ब्रैकेट आप लिखना बुक वैल्यू। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी अभी हमने फाइंड आउट की 36,000, तो रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64,000। ये 64,000 में आपको 25% क्या करना है, इंक्रीज करना है, 25% इंक्रीज इन द रिमेनिंग वैल्यू। सो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 64 हो गई, 64 के आप 25% करो, कितनी आ जाएगी 16,000। ये जो इंक्रीज हुआ है ध्यान रखना, ये जो इंक्रीज हुआ है 16,000 का वो आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में। साथ उसके साथ साथ आपको जो अभी प्रॉफिट हुआ है 9,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हो और 9,000 का प्रॉफिट हुआ है वो भी कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में, और ये जो 16,000 का इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में वो भी कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में, दोनों। ओके, दोनों वहाँ पे आएंगे, 16,000 और 9,000 टोटल कितने हो गए 25,000। किसके लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, क्योंकि दोनों जो है इंक्रीज हो रहे हैं, और यानी कि प्रॉफिट, एक में प्रॉफिट हो रहा है 9,000 का और ये एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो कंपनी के लिए दोनों ही गेन है तो वो लिखे जाएंगे। तो ये टोटल हम करेंगे 64 और 16,000, तो टोटल कितने हो गए 80,000। तो ये 18,000 के जो न्यू वैल्यू मिलेगी हमको लैंड एंड बिल्डिंग, वो किस में आ जाएगी, न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग हम कितनी प्राइस से लिखेंगे 80,000। ओके, वो न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी 80,000।
उसके बाद ये एडजस्टमेंट जो है वो लास्ट और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसमें कैपिटल रिडक्शन करते समय जितना भी फंड कम पड़ेगा वो आपको शेयर कैपिटल रिड्यूस करके लेनी है उसकी पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में। तो देख लेते हैं उसके लिए हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगर आप चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो, और कैपिटल यूटिलाइजेशन और कैपिटल फंड ऐसे जो हम अगर हमने कैश रिसीव्ड और कैश पे कैसे ऐसे ही कह दिया सिंपल वे में, तो आप दोनों ऐसे लिख सकते हो, एक साइड कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज और एक साइड सिर्फ कैपिटल रिडक्शन फंड। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रॉपर अकाउंट आप प्रिपेयर करना चाहो तो अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो। अमाउंट हमको फाइंड आउट करनी है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेफिसिट इन कैपिटल रिडक्शन बाय प्रिपेयरिंग द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, ऐसा एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करो, और इसमें तो हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, अलग से ये अमाउंट फाइंड आउट करके फिर जो अमाउंट मिल जाएगी, फिर एक प्रॉपर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप चाहो तो दूसरी बार बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल आप डेबिट साइड में लिखो कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज, और क्रेडिट साइड में आप लिख दो कैपिटल रिडक्शन फंड। ऐसे दो हेडिंग दे के भी आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख सकते हो। अकाउंट प्रिपेयर ना करना हो तो फिर जो मिसिंग वैल्यू है वो मिल जाए, फिर आप प्रॉपर अकाउंट जो है बाद में प्रिपेयर कर सकते हो, कोई उसमें जो है इश्यू नहीं होगा। सो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करें तो डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंस है वो आएंगे। तो डेबिट साइड एक क्या है, टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, कितना है 9,600। फिर हम डैमेज क्लेम भी पे कर रहे हैं, वो कितना है 40,000 का। फर्नीचर जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है 2,000 का। फैक्ट्री जो है उसमें बी डिबेंचर होल्डर ले गए थे, उसमें हमको 1 लाख का लॉस हुआ है। P&L अकाउंट जो बैलेंस शीट में दिया गया है वो एडजस्टमेंट में प्रीवियस एडजस्टमेंट्स है, उसमें आपको कहाँ है क्या है स्कीम एंड ऑल्सो टू बी टू राइट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स यानी कि गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, वो सब राइट ऑफ करनी है। फिक्टिशियस असेट्स यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट अगर दिए गए हैं, P&L अकाउंट है तो वो भी राइट ऑफ करने हैं। ये लॉसेस टू बी ऑप्टेन। ओके, ये जो है गुडविल, पैटर्न, वो भी आपको राइट ऑफ करना है। P&L अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐसा कुछ है बैलेंस शीट में तो भी आपको राइट ऑफ करना है। ओके, तो वो हम राइट ऑफ करेंगे। तो P&L अकाउंट असेट साइड दिया गया है तो वो लॉस है, फिक्टिशियस असेट्स यानी कि लॉसेस जो है, फिक्टिशियस असेट्स तो नहीं है, वो लॉसेस ही है, तो वो लॉस हमको राइट ऑफ करने है, वो है 1,25,500। उसके साथ गुडविल भी दी गई है, वो भी राइट ऑफ करनी पड़ेगी हमको 1 लाख की। और इन्वेस्टमेंट उसमें हमको लॉस हो रहा है, 35,000 के इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू के दिए गए हैं, और उसी में ब्रैकेट में बैलेंस शीट में ही ब्रैकेट में दिया गया है मार्केट वैल्यू उसकी है 25,100, यानी कि 9,900 डिफरेंस आएगा। बुक वैल्यू 35,000, अभी उसकी वैल्यू है ओनली 25,100, तो उतनी वैल्यू कंपनी को कम मिलेगी 9,900, तो वो लॉस हो गया। वो हमको अभी लिखना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो हम क्रेडिट साइड लिखते, अभी लॉस है इसलिए डेबिट साइड। क्रेडिट साइड अगर हम देखें तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग उसकी जो वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी वो 16,000 थी, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसमें हमको प्रॉफिट भी हुआ था जब भी हमने सेल की थी, तो वो 9,000 की। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट 9,000। अगर आपको लगे कंबाइन करके मुझे 25,000 लिख देने हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ओके, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थर्ड एंट्री जो है क्रेडिट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में हमको जो प्रॉफिट हुआ है, ओके, जो ले जा रहे ए डिबेंचर होल्डर उसमें प्रॉफिट हुआ है 20,000, क्योंकि 80,000 की बुक वैल्यू थी, 1 लाख में ए डिबेंचर होल्डर ले गए थे, तो 20,000 का वो प्रॉफिट हो गया। फिर रिमेनिंग जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू अप्रिशिएट की थी हमने, उसमें 30,000 का प्रॉफिट, क्योंकि न्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की रीवैल्यू हम अमाउंट कितनी थी 220, और बुक वैल्यू कितनी मिली थी 190, तो वहाँ पे भी 30,000 का हमको प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी लिखा है 30,000। यहाँ पे भी आप कंबाइन करके 20 + 30 50,000 लिख देने है तो भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट नेट अमाउंट मैंने लिखी है, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 20,000 का था बैलेंस शीट में, 13,000 आप पे कर रहे हो, तो अभी भी 7,000 जो रिमेनिंग है वो कंपनी यूज़ कर सकती है कैपिटल रिडक्शन के लिए, इसलिए मैंने 20 - 13 7,000 ऐसे लिख दिए। आपको अगर दूसरी तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्रेडिट साइड 20,000, तो आपने 20,000 तो क्रेडिट कर दिए, फिर डेबिट साइड आप जितने पे कर रहे हो
क्लेम के, वो लिख दो, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड 13,000, तो क्रेडिट हो जाएंगे 20,000, डेबिट हो जाएंगे 13,000, तो उसका नेट अमाउंट जो आएगा वो 20,000 सॉरी वो 7,000 क्रेडिट साइड वो इंक्रीज आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड उतनी अमाउंट रहेगी 7,000। यहाँ पे मैंने नेट लिख दी है 7,000, आप अपने तरीके से कोई भी दोनों में से जो भी आपको सही लगे वैसे आप लिख सकते हो, ओके, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब इतना करके आपको डेबिट साइड का फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल करना है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको कहा गया है कि नेसेसरी अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड है, फंड अगर कम पड़ रहा है तो आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में से लेना है, यानी कि फंड कितना चाहिए पहले हमको, ओके, एक्सपेंसेस और लॉसेस कितने हैं टोटल। डेबिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो ख्याल जो है वो आपको आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल किया तो कितना आ गया 3,87,000। 3,87,000 आप क्रेडिट साइड लिखो और उसमें से क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट आप माइनस करो तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 3,05,000, यानी कि अभी भी हमको 3,05,000 फंड की रिक्वायरमेंट है। ये फंड आपको दोनों शेयर कैपिटल रिड्यूस करके लेनी है। सो फंड रिक्वायर्ड इज 3,05,000, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग बोथ शेयर कैपिटल इन देयर पेड अप कैपिटल रेशियो। यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में कितने कितने दिए गए हैं 8 लाख इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के। तो रेशियो अगर हम निकाले सारे जीरो हम राइट ऑफ कर दे तो वो 8 और 2 हो जाएगा। अभी भी इसको हम अगर 2 से डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 1 and 4। तो फाइनल रेशियो क्या मिला हमको वो हो जाएगा 4 and 1। तो 4:1 ये इक्विटी टू प्रेफरेंस रेशियो हमको मिल गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से कितनी रिड्यूस होगी 3,05,000 हमको टोटल फंड चाहिए 3,05,000। तो 3,05,000 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ओके। सो 4/5 पार्ट है वो इक्विटी शेयर में से रिड्यूस किया जाएगा 3,05,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की जितनी अमाउंट है उसमें से 2,44,000 रिड्यूस किए जाएंगे। सेकेंड थिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। सो 3,05,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से हम कितने ले लेंगे 61,000, क्लियर। सो इक्विटी शेयर में से 244 रिड्यूस करेंगे और प्रेफरेंस शेयर में से 61,000 रिड्यूस करेंगे, ओके। ये जो अमाउंट आई है वो हम कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड लिखेंगे। अभी हम जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं साथ। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस करेंगे उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2,44,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 61,000, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,05,000 बीइंग क्या आएगी इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस। सेकेंड जर्नल एंट्री प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के लिए 2 जर्नल एंट्री आएगी, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड पहले देख लेते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 9,600 टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट 9,600 बीइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिक्लेयर, और डिक्लेयर करने के बाद पे कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट 9,600 टू कैश अकाउंट 9,600। अगर इक्विटी शेयर दे रहे होते तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अकाउंट 9,600 ऐसा हम लिखते हैं, यहाँ पे कैश है इसलिए टू कैश अकाउंट लिख रहे हैं। बीइंग क्या आएगी, बीइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड इन कैश। उसके बाद फोर्थ जर्नल एंट्री जो है वो डैमेज क्लेम 40,000 हम पे कर रहे हैं कैश में, ओके। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 टू डैमेज क्लेम अकाउंट 40,000 बीइंग डैमेज क्लेम पेड। साथ साथ अगर आपको उसमें कैश अकाउंट में भी एंट्री दे देनी है तो आप कर सकते हो डैमेज क्लेम अकाउंट 40,000 डेबिटेड टू टू कैश अकाउंट 40,000, ओके। डैमेज क्लेम टू कैश अकाउंट ऐसा भी आप कर सकते हैं साथ साथ में अगर आपको करना है तो। फिफ्थ जर्नल एंट्री है वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो हम पे कर रहे हैं उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट फंड उसमें वर्ड मिसिंग है, आप इंक्लूड कर लेना। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 13,000 टू कैश अकाउंट 13,000 बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। उसके बाद सिक्स्थ जर्नल एंट्री जो ए डिबेंचर होल्डर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जा रहे हैं उसके लिए ए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 1 लाख बीइंग ए डिबेंचर होल्डर टेकन ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जा रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए
वो हम प्रॉफिट कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद ए डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, अक्रूड इंटरेस्ट 6,000 का था वो भी कैश में पे करेंगे, तो उसके लिए ए डिबेंचर अकाउंट डेबिट एट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000 बीइंग डिबेंचर ए डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इन कैश, और सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इन कैश ऐसा भी आप लिख सकते हो। और ये जो है ऑलरेडी लायबिलिटी हमारे थी और वो हमको पे करनी पड़ी, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। से फॉर एग्जांपल ए डिबेंचर होल्डर वेव कर देते अपना इंटरेस्ट, वो कहते कि हमको 6,000 इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो ये कंपनी के लिए गेन होता, तो वो कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड आता, लेकिन हमको पे करना पड़ा तो ना प्रॉफिट हुआ, वो लायबिलिटी तो पहले से ही थी, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में उसकी कोई इफेक्ट आएगी नहीं। उसके बाद 9th जनरल एंट्री, जो बी डिबेंचर होल्डर फैक्ट्री एट मुंबई ले गए और उसके बदले में क्या दिया उसके लिए हम करेंगे। सो वहाँ पे हम लिखेंगे बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट, जितनी अमाउंट सरेंडर कर रहे हैं डिबेंचर की कितनी थी वो 1,80,000, और शेयर भी दिए हैं न्यू कंपनी राजा लिमिटेड के, वो कितने शेयर थे 3,000 शेयर और 40 रुपीज़ प्राइस, तो 1,20,000 टोटल हो गया। शेयर ऑफ राजा कंपनी लिमिटेड डेबिटेड 1,20,000, तो ये 180 एंड 120 टोटल 3 लाख जो फैक्ट्री एट मुंबई थी उसमें हम क्रेडिट कर देंगे टू फैक्ट्री एट मुंबई अकाउंट 3 लाख। बीइंग क्या लिखेंगे, बी डिबेंचर टेकन ओवर फैक्ट्री एंड सरेंडर डिबेंचर एंड गिव द शेयर अगेंस्ट द प्राइस ऑफ फैक्ट्री एट मुंबई। उसके बाद अगर हम देखें तो फैक्ट्री एट मुंबई जो बी डिबेंचर होल्डर ले गए उसमें हमको लॉस हुआ है, तो लॉस कहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड, तो उसके लिए जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू फैक्ट्री एट मुंबई अकाउंट 1 लाख बीइंग लॉस ऑन फैक्ट्री टेकन ओवर बाय बी डिबेंचर होल्डर। उसके बाद जो लैंड एंड बिल्डिंग हम सोल्ड कर रहे हैं उसके लिए कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 45,000 और उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए 12th जनरल एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,000 और जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ पे हम लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 9,000 बीइंग क्या आ जाएगी, प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है, उसमें भी हमको प्रॉफिट होता है, तो वो भी हम कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड लिखेंगे। 13th जनरल एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 16,000 बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद जितने भी फिक्टिशियस असेट्स लॉस है वो हम कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड लिखेंगे। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपको 3,80,000 ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, आपको पहले क्रेडिट जो बैलेंस है वो सारी लिखनी पड़ेगी। टू गुडविल अकाउंट 1 लाख, टू पीएनएल अकाउंट 1,25,500, टू फर्नीचर अकाउंट क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू जो 2,000 है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है उससे मार्केट वैल्यू कम है, तो 9,900 का वो हमको वैल्यू रिड्यूस हो रहा है उसमें। तो ये सारे आप अगर प्लस करोगे 1 लाख, 1,25,500, 2,000 एंड 9,900, उसके बाद आपको 3,87,000 मिलेंगे जो आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड, डेबिटेड। ओके, बीइंग क्या आ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज, यहाँ की जो फंड है वो हमने यूटिलाइज किया और क्या क्या राइट ऑफ किया, टू राइट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, लॉसेस एंड अदर असेट्स। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो रीवैल्यूड हमने की थी उसमें इंक्रीज हुआ था वैल्यू, ओके, तो उसकी भी एंट्री अगर आप उसको पहले की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाली एंट्री के साथ साथ कर देना चाहते हो, जो 20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की एंट्री की है प्रॉफिट के लिए, उसके साथ अगर ये आप कर दो तो आपको इजी रहेगा। ओके, तो वो आप जब कैलकुलेट करो बुक में तो उसके साथ साथ ही ये कर देना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000, जो प्रॉफिट हुआ है वो हम कैपिटल रिडक्शन में ले जा रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज हुए है वो, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और 16th जनरल एंट्री जो वर्कमैन कंपेंसेशन की रिमेनिंग 7,000 की अमाउंट हम कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर रहे हैं, उसके लिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 7,000। क्लियर, बीइंग क्या आएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड राइट ऑफ, राइट ऑफ यानी कि वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कैपिटल रिडक्शन की स्कीम को अप्लाई करने के लिए। अभी ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो इक्विटी और प्रेफरेंस की वैल्यू हमको मिल गई, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कितने रिड्यूस कर रहे हैं वो दो वैल्यू आप लिखो, बाकी की जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो हमने पहले प्रिपेयर की थी सेम टू सेम यहाँ पे हमने प्रिपेयर
की है, जहाँ पे डेबिट साइड डैमेज क्लेम 40,000 का है, प्रेफरेंस शेयर 9,600, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है 9,600 के थे, वो उसकी अमाउंट है। फर्नीचर 2000 रिड्यूस की, फैक्ट्री एट मुंबई में 1 लाख का लॉस था, गुडविल 1 लाख की राइट ऑफ की, इन्वेस्टमेंट 9,900 के, पीएनएल अकाउंट 1,25,500 के। क्रेडिट साइड अभी आ जाएगा जो इक्विटी शेयर रिड्यूस किए उसकी अमाउंट। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,44,000 हमने रिड्यूस की, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 61,000 की रिड्यूस की, यानी कि इतनी कैपिटल हमको रिपे नहीं करनी है, ये कंपनी के लिए गेन हो गया। जो लैंड एंड बिल्डिंग में 16,000 का प्रॉफिट हुआ था, और सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो उसकी 16,000 वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी और 9,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो वो दोनों हमने लिख दी। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में 20,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ था और 30,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो वो दोनों भी हमने लिख दी। और लास्ट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 7,000 का, दोनों आप टोटल करो तो 3,87,000 आपको मिल जाएगा दोनों साइड। उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। राज कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, जहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी और फर्स्ट थिंग आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड और उसमें एक करके आप लिखोगे शेयर कैपिटल। दो तरह की कैपिटल है हमारे पास। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख की पहले थी ओल्ड बैलेंस शीट में, उसमें से हम 2 लाख यानी कि 2,44,000 जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हमने कैपिटल रेशियो में क्रेडिट साइड उसको लिखा है, यानी कि उतनी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। तो 8 लाख ओल्ड बैलेंस शीट में दी गई है, उसमें से 2,44,000 माइनस कर रहे हैं हम, तो रिमेनिंग कितनी आ जाएगी 5,56,000। प्रेफरेंस शेयर 8% के जो है वो ओल्ड बैलेंस शीट में 2 लाख के दिए गए हैं, उसमें से 61,000 हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि रिड्यूस कर रहे हैं उतनी कैपिटल। तो रिड्यूस नहीं, उसको हम राइट ऑफ बोलेंगे, सही वर्ड है राइट ऑफ। तो 2 लाख की कैपिटल है, 61,000 राइट ऑफ कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितनी आ जाएगी 1,39,000 आउटर कॉलम में। उसके अलावा हमारे पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है। बी पॉइंट आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। हमारे पास अभी कोई रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड था उसको भी हमने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद सेकंड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। 8% ए डिबेंचर हमारे पास है, 1,50,000 के ओल्ड बैलेंस शीट में दी गए हैं, उसमें से जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर ले जा रहे हैं 1 लाख के ए डिबेंचर होल्डर, तो 1 लाख माइनस हो गए, रिमेनिंग 50,000 के ए डिबेंचर रहे वो आउटर कॉलम में आ जाएंगे। 10% के बी डिबेंचर हमारे पास थे, 3 लाख के ओल्ड बैलेंस शीट में थे, उसमें से 1,80,000 जो वो हमारी फैक्ट्री एट मुंबई ले जा रहे हैं, उसके सामने सरेंडर कितने किए थे 1,80,000, वो हमने फाइंड आउट किया था। तो 3 लाख में से 1,80,000 तो उन्होंने सरेंडर कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे 1,20,000, वो आ जाएंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद अगर हम देखें करंट लायबिलिटी में, तो एक ही चीज़ है क्रेडिटर्स, उसके सिवाय कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, कोई पे नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में 1,24,000 के थे, यहाँ पे भी 1,24,000, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, एज इट इज़। अब हम टोटल करें लायबिलिटी साइड का, यानी कि शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड का, तो वो आ जाएगा 9,89,000। उसके बाद असेट साइड देखें तो उसमें फर्स्ट आएगा नॉन करंट असेट्स, यानी कि फिक्स्ड असेट्स। उसमें भी 2 पार्ट है, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टेंजिबल असेट्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट दी गई थी 2,20,000, तो वो हम लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बचती है 80,000, ओके, तो वो 80,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। और फर्नीचर जो है, फर्नीचर 10,000 का था, उसमें से 20% रिड्यूस करना था, तो 8,000 बचेगा, तो वो यहाँ पे हम न्यू बैलेंस शीट में 8,000 लिखेंगे। इनटेंजिबल असेट, गुडविल पैटर्न जो है वो कोई भी हमारे पास नहीं है, गुडविल थी वो भी हमने राइट ऑफ कर दी, तो इनटेंजिबल असेट्स में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में 2 आएंगे, एक तो रहेगा शेयर ऑफ राजा कंपनी लिमिटेड, जो हमको मिल रहे हैं शेयर्स राजा कंपनी के, वो कितने शेयर थे 3,000 शेयर थे, 40 रुपीज़ ईच, तो वो 1,20,000 हो गया। और एक इन्वेस्टमेंट हमको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया गया था 35,000 का, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 25,100 की थी, तो यहाँ पे आपको वही प्राइस मार्केट प्राइस लिखनी है 25,100। करंट असेट्स जो है उसके बाद आएगी थर्ड, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं। स्टॉक, तो स्टॉक में ना इंक्रीज ना डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ ओल्ड बैलेंस शीट में जो प्राइस थी वही आप यहाँ पे लिख दोगे 5,04,500।
कैश में एडजस्टमेंट में आपको दिया गया था कि क्लोजिंग कैश बैलेंस कितनी रखनी है, एडजस्टमेंट जो दिया गया उसमें कहा गया है क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको 31,400 की रखनी है, तो वही बैलेंस हम यहाँ पे रखेंगे 31,400। फिर आप असेट साइड का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 9,89,000। ओके, तो इस तरह से हम ये सम सोल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो, कोई भी एंट्री या कोई भी जनरल एंट्री है, कोई भी एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। आपके कमेंट जो आएंगे उसका मैं पूरी तरह से जवाब देने के जो है वो ट्राई करूँगा। कोई भी डाउट होगा तो उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। ओके, तो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।